ओके, गुड आफ्टरनून अमन। स्टार्ट करते हैं सेशन। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड पोलराइजेशन। क्या डिस्कस किया था हमने? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के टाइम पर VGCs आर क्लोज्ड, ये बताया था। लीक चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ओपन होंगे। एक चीज बताई थी, जो फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग। आई एम रिपीटिंग, factors which contribute to the negativity of the axonal membrane on the inner side during resting stage, जिसको पोलराइजेशन कहा है। पोटेशियम के लीक चैनल्स सोडियम से ज्यादा। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस करेंगे, एंड द प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन द एक्सोप्लाज्म। रेस्टिंग स्टेट जैसे मैंने बताया था, ये चीजें होंगी। रेस्टिंग स्टेज में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? रेस्टिंग स्टेज में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? यस, कितना होगा? -70। इट विल बी -70 मिलीवोल्ट्स। और ये माइनस इंडिकेट करेगा दी चार्ज ऑन द इनर साइड। इसके बाद हमने देखा डीपोलराइजेशन। यहाँ पर डी मतलब रिमूविंग, और वी कैन से विदाउट। वी आर गोइंग टू रिमूव पोल्स को रिमूव कर। द फेनोमेना ऑफ पोल्स का होना इज पोलराइजेशन, द फेनोमेना ऑफ पोल्स का ना होना इज डीपोलराइजेशन। अभी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था 70 मिलीवोल्ट्स, एंड हमको क्या करना है? पोल्स को खत्म करना है। यानी हमें इस डिफरेंस को कहां तक लाना है? डिफरेंस को कहां तक लेकर आना है? जीरो। गुड। कहां तक लेकर आना है हमको? पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो तक लाना है। ठीक, बताया था ये। जो पोल्स है इसको खत्म करना है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कहां तक लाना है? जीरो तक। एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक, डीपोलराइजेशन इज रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का रिवर्स होता है डीपोलराइजेशन। इसका मतलब अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अंदर मतलब कहाँ? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के अंदर। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव एंड बाहर पॉजिटिव था पोल्स के खत्म होने जाने के बाद। और फिर 0 मिली वोल्ट पर याद रखना है हमें क्या करना है? डीपोलराइजेशन। रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। अंदर नेगेटिव था, अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। अब रिवर्स ऑफ पोलैरिटी होगी यहाँ पर, मतलब अंदर अगर नेगेटिव है तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अंदर करेक्शन अंदर नेगेटिव है तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। and then the membrane will be called as depolarized membrane. Positive from inside and negative from outside. Depolarization. Polarization में क्या होता है? Negative from inside and positive from correction. Negative from inside and positive from outside होता है polarization में.
डीपोलराइजेशन में इसका रिवर्स होने वाला है। अब थोड़ा सा मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ये तो पहले जो बताया था वही है। डीपोलराइजेशन में क्या होने वाला है, जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा कौन से वीजीसीज ओपन हो जाएंगे, सोडियम वीजीसीज। और इन सोडियम के वीजीसीज को रेगुलेट कौन करेगा, कैल्शियम। तो एग्जैक्टली क्या होगा सुनो, सोडियम वीजीसीज गेट से कैल्शियम रिमूव होगा और गेट ओपन होंगे। आई एम रिपीटिंग, स्टिमुलस मिलेगा एट द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन, सोडियम वीजीसी ओपन होंगी और इनकी ओपनिंग को कौन रेगुलेट करेगा, कैल्शियम। कैसे रेगुलेट कर रहा है, सोडियम वीजीसी गेट से कैल्शियम निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिससे गेट ओपन हो जाएगा। और सोडियम कहां से कहां जाएगा, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। सोडियम बाहर से कहां मूव करेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिवली चार्ज और बाहर से नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल चीज याद रखनी है, अभी जो वोल्ट है दैट इज -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग स्टेज में, जैसे ही स्टिमुलस मिलना सोडियम के कुछ वीजीसीज यहाँ पर ओपन होंगे। आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही स्टिमुलस, सबसे पहले -70 मिली वोल्ट है, जैसे ही स्टिमुलस मिला सोडियम के कुछ वीजीसी ओपन होंगे, सारे नहीं, देयर सम वीजीसीज ऑफ सोडियम विल ओपन, ओनली फ्यू सोडियम वीजीसीज ओपन। जैसे याद रखना इसको, जैसे ही स्टिमुलस मिल रहा है सभी वीजीसीज सोडियम के ओपन नहीं होंगे, फ्यू वीजीसीज ऑफ सोडियम विल ओपन। लेकिन क्या होगा, जैसे ही कुछ सोडियम वीजीसीज खुलेंगे सोडियम का इनफ्लक्स होगा। सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स। हम अंदर से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस -70 से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। -70 था रेस्टिंग स्टेट में, अब क्या हुआ है, रैपिड इनफ्लक्स हो गया है सोडियम का, जिससे हम किस तरफ बढ़ने वाले हैं, -70 से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। सो कितना हो जाएगा, लगभग -70 -55 मिली वोल्ट से लेकर 60 -60 मिली वोल्ट तक। पहले -70 मिली वोल्ट था, जैसे ही थोड़ा स्टिमुलस मिला क्या हुआ, सोडियम कुछ वीजीसीज ओपन हो गए, सोडियम के कुछ वीजीसीज ओपन हो गए, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, तो अंदर याद रखना है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो हम पॉजिटिव की तरफ मूव किए, मतलब -70 से -55 टू -60 मिली वोल्ट तक आए। एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। स्टिमुलस स्टिमुलस अलग है, इसको मैं बताऊंगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इज द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू अचीव डीपोलराइजेशन। मिनिमम potential required to achieve depolarization is threshold potential, is called threshold potential. डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है,
सारे सोडियम के VGCs ओपन नहीं होंगे, कुछ सोडियम के VGCs ओपन होंगे, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी और देयर विल बी चेंज इन दी पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि -17 वोल्ट मिली वोल्ट से अब कितना हो जाएगा, -55 टू -60 मिली वोल्ट, -55 -55 टू -60 मिली वोल्ट। तब जब हम -70 से -55 टू -60 मिली वोल्ट तक पहुंचे हैं, इसका मतलब -70 मिली वोल्ट से जब हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचे हैं, तो कितने का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है? आवाज सही नहीं है क्या? ओके, देखो -70 मिली वोल्ट था रेस्टिंग स्टेट में, थोड़ा सा स्टिमुलेट दिया, स्टिमुलस से थोड़ा सा स्टिमुलस दिया, तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया, -70 से कहाँ पहुंच गया, -55 से -60 मिली वोल्ट। तो कितने का चेंज आया है, -10 टू -50, करेक्शन, +10 टू +50, इतने का चेंज आया है, एंड दैट चेंज इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसी चेंज को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अ चेंज ऑफ 10 millivolt is in potential difference from RMP through influx is sufficiently significant to trigger rapid influx of sodium ions, leading to the generation of action potential. कितने का चेंज है, +10 millivolts का। So what is threshold potential? Minimum potential required to achieve depolarization. -70 कब था, रेस्टिंग स्टेट, स्टिमुलस दिया, कितना हो गया, -55 टू -60 मिलीवोल्ट, तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, करेक्शन, इट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और इसके बीच का जो चेंज है वो कितने का है, +10 टू +50 मिलीवोल्ट्स का, एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसको हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया है, that is called threshold stimulus. This is the change in the potential difference, a change of 10 millivolt in potential difference. So इसका definition already लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूँ। The minimum potential change required to complete or achieve depolarization. The minimum potential change required to complete or achieve depolarization. The minimum potential change required to complete or achieve depolarization is known as threshold stimulus. अब क्या हो रहा है देखो, जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाएगा, पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाएगा, ज्यादा अमाउंट में सोडियम VGCs ओपन होंगे। So after threshold stimulus is given, ICF is positive and ECF becomes negatively charged. ICF positive and ECF becomes negatively charged after the threshold stimulus. And धीरे धीरे कर कर और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट से -55 टू 60 आया, अब और नीचे जाएगा और पहुंच जाएगा up to +30 to +45 millivolt, and this is the point of generation of impulse. इसी पॉइंट पर
किसका जनरेशन होता है? नर्व इम्पल्स। सुन लो वापस, थोड़ा सा स्टिमुलस मिला, थोड़े से VGCs ऑफ सोडियम ओपन हुए, इनफ्लक्स हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया, -70 था तो वो कहाँ से कहाँ आ गया? -55 से -60 मिली। इसमें जो पोटेंशियल चेंज है वो कितना है? +10 to +15, विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो जैसे ही ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाएगा, मतलब -55 to -60 पहुंच गया ना, उसके बाद क्या होगा? और सोडियम VGCs ओपन होंगे, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज होगा, और अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट से जंप होकर -55 to -60 से जंप होकर पहुंच जाएगा +30 to +45 मिली वोल्ट। कहाँ पहुंच जाएगा? +30 to +45 मिली वोल्ट। एक चीज याद रखनी है, स्टिमुलस की वजह से ही सोडियम VGCs ओपन हो जाते हैं। We can say stimulus induces the increase in permeability for sodium ions. We can say that stimulus induce the permeability of sodium, correction, stimulus induces the increase in permeability for sodium। तो यहाँ पर लिख देंगे stimulus induces the increase in permeability of sodium। फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, कुछ स्टिमुलस मिला, कुछ सोडियम VGCs ओपन होंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही एक बार मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाएगा, ज्यादा सोडियम VGCs खुलेंगे, सोडियम का फिर से रैपिड इन्फ्लक्स होगा और पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। दैट इज मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव चार्ज और बाहर से नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और जब पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। So potential difference will reach to +30 to +45 millivolts, and this is the point of generation of impulse. +30 to +45 millivolt is the point of generation of impulse, or we can say nerve impulse, or we can say action potential. This is the point of generation of nerve impulse, action potential। क्या है वैल्यू? +30 to +45 मिली वोल्ट्स। तो थियोरेटिकली लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। Stimulus induces the opening of few sodium VGCs, which increase the permeability। ऊपर ही दिया है ना, स्टिमुलस की वजह से क्या होगा? परमेबिलिटी सोडियम की बढ़ेगी। तो जैसे ही स्टिमुलस दिया, few VGCs of sodium will open, which increase the permeability of axonal membrane for sodium ions। As a result, sodium ions diffuse inside the membrane। Sodium ions diffuse inside the membrane। Next, a potential
कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला है, देखो स्टिमुलस मिला, थोड़ा सा सोडियम अंदर आया, तो इससे जो पोटेंशियल है वो कहाँ रीच करने वाला है, -70 से -55 टू -60 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट, याद रखना ये पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये। कौन से स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज। स्टिमुलस मिला, सोडियम वीजीसी कुछ ओपन हो गए, फ्यू सोडियम वीजीसी ओपन, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ अंदर की तरफ, तो अब जो -70 मिली वोल्ट है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएगा, -55 टू -60 मिली वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल रीचेस फ्रॉम -70 मिली वोल्ट to -55 millivolt or -60 millivolt. This potential now is reached is referred as threshold potential. This potential statement नया है बट मतलब एक ये जो ऊपर लिखा है, ये जो पॉइंट लिखा है इसी को मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ इन अ डिफरेंट वे। This potential now reached is referred as the threshold potential. को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलेंगे, वैल्यू क्या है, -55 टू -60 मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 मिली वोल्ट। एंड जो चेंज हुआ है उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। याद रखना, जो चेंज हुआ है, जो डिफरेंस आया है -70 एंड -55 के बीच में या -60 के बीच में, चेंज इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। चेंज ऑफ +10 millivolt to +15 millivolt in potential is referred as is referred as referred to as the threshold stimulus. तो हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। नेक्स्ट, जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच गए, अब क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सोडियम वीजीसी ओपन होंगे, इससे और ज्यादा सोडियम का अंदर की तरफ फ्लो होने वाला है। और बहुत ज्यादा सोडियम का फ्लो होगा जिससे पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, एंड हेंस इट इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। थोड़ा सा स्टिमुलस मिला, थोड़े सोडियम गेट्स ओपन हुए, सोडियम अंदर आ गया, -55 टू -60 मिली वोल्ट तक पहुंच गया, पोटेंशियल चेंज आया प्लस का। जैसे इतना हुआ और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आने वाला है। As the threshold potential is reached, जैसे -55 मिली वोल्ट से -60 मिली वोल्ट तक पहुंचे, और ज्यादा सोडियम का गेट्स ओपन होंगे, वीजीसी ओपन होंगे, और ज्यादा सोडियम का इनफ्लक्स होगा। As the threshold potential is reached, a large number of sodium VGCs become active,
leading to rapid influx of sodium ions. Due to which the membrane polarity gets reversed, and hence is called the depolarized membrane. Hence it is called depolarized membrane. और ज्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है ना, -55 to -60 मिली वोल्ट तक जैसे ही पहुंचेंगे और ज्यादा सोडियम के गेट्स ओपन होने वाले हैं और ज्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। अब जो वैल्यू है वो कहाँ पहुंचने वाली है? The answer is +30 to +45 millivolts. The potential now achieved values to +30 millivolt, +40 millivolt, and is referred to as the action potential. को अपन क्या नाम देंगे? एक्शन पोटेंशियल। और स्पाइक और नर्व इम्पल्स, ये नाम देंगे। So this was about depolarization. Now the potential difference has reached the value of +30 to +45 millivolts. तो क्वेश्चन आएगा डीपोलराइजेशन के लिए कौन से आयन्स रिस्पॉन्सिबल है? तो व्हाट विल बी योर आंसर? डीपोलराइजेशन के लिए कौन से आयन्स रिस्पॉन्सिबल हैं? व्हाट इज द आंसर? सोडियम। और कौन से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं? कौन से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है? लीक चैनल देखा है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप देखा है, सोडियम VGC देखा है, पोटेशियम VGC देखा है। कौन से चैनल रिस्पॉन्सिबल हैं? VGCs and which VGCs? सोडियम। रिपीट कर रहा हूं मैं, याद रखना है। कौन से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सोडियम VGCs। कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल हैं डीपोलराइजेशन के लिए? आंसर है सोडियम आयन। Sodium ions are responsible for depolarization, and sodium VGCs are also responsible for depolarization. Question आएगा, depolarization occurs, answer will be due to rapid influx or due to influx of sodium ions. Depolarization occurs due to the influx of sodium ions. Depolarization occurs due to influx of sodium. सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि हम अब पहुंच चुके हैं +30 to +40 मिलीवोल्ट। एट द एंड पोटेंशियल कितना है? +30 to +45 और +40 मिलीवोल्ट। सो जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही हम पहुंचेंगे +30 to +45 मिलीवोल्ट, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, अब हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? अब अगेन -70 मिलीवोल्ट से हायर वोल्टेज पर
पहुंच गए, -70 था, अब उससे हायर वोल्टेज पर पहुंच गए +35 टू +40 मिली वोल्ट। अब क्या होगा, सोडियम VGCs ओपन रहेंगे या क्लोज हो जाएंगे? एट हायर वोल्टेज सोडियम VGCs ओपन रहेंगे या क्लोज हो जाएंगे? क्लोज होंगी। और कौन से VGCs ओपन होंगे एट हायर वोल्टेज? पोटेशियम। गुड। कौन से VGC ओपन होने वाले हैं? पोटेशियम। अब कितना आ गया वोल्टेज, समझो कितना हो गया पोटेंशियल, +30 टू +45 मिली वोल्ट। एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन कितना हो गया है? +30 टू +45 मिली वोल्ट। अपने को मालूम है क्या हुआ है, डीपोलराइजेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ही हम +30 टू +45 मिली वोल्ट पहुंचेंगे, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल नव इम्पल्स जनरेट होगा, हम -70 से कहाँ पहुंच गए हैं? हायर वोल्टेज, दैट इज +30 टू +45 मिली वोल्ट। एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस, हायर वोल्टेज पर सोडियम VGCs क्लोज होंगे, पोटेशियम VGCs ओपन होने की टेंडेंसी रखते हैं। आई एम रिपीटिंग, हायर वोल्टेज पर पोटेशियम VGCs ओपन होने की टेंडेंसी रखते हैं, ऑन द अदर हैंड सोडियम VGCs क्लोज होने की टेंडेंसी रखते हैं। कुछ चेंजेस है यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, प्लीज चेक दिस। ये डायग्राम में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर इस पार्ट में चेंजेस है, मैं कर रहा हूँ, देख लो। आई विल हाईलाइट दिस पार्ट। इनसाइड चार्ज क्या हुआ है बोलो? डीपोलराइजेशन के टाइम पर इनसाइड चार्ज क्या हुआ है? Arrow indicating they are receiving stimulus. इनसाइड चार्ज क्या हुआ है? यस, पॉजिटिव। गुड। So inside charge I am writing here, inside charge positive. एक पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। Positive plus ions responsible for depolarization are sodium, एंड सोडियम का क्या होगा? इनफ्लक्स। वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो, -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग स्टेट है, पोलराइज्ड है। अब अपने को रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन करना है, डीपोलराइजेशन करना है, मेम्ब्रेन को अंदर से पॉजिटिव चार्ज, बाहर से नेगेटिव चार्ज करना है। तो क्या होने वाला है, देखो, स्टिमुलस देंगे, जैसे ही थोड़ा स्टिमुलस मिलेगा, सोडियम के कुछ VGCs ओपन हो जाएंगे, रैपिड इनफ्लक्स होगा, पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट से -55 टू -60 मिली वोल्ट तक जाएगा। जैसे ही -55 टू -60 मिली वोल्ट तक गया, और ज्यादा सोडियम के VGCs ओपन होंगे, there will be rapid influx of sodium and the value will finally reach +35 to +40 मिलीवोल्ट। और याद रखना है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है एंड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है। What causes the opening of the gate of sodium VGCs? What causes the opening of gate of sodium
VGCs. Okay, good. So low voltage and calcium. Good. Low voltage and calcium. आगे चलते हैं. एक बार मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ. दिस अगेन विल हेल्प यू. इजी है. पूरा एक सीक्वेंस है शुरू से एंड तक. -70 मिलीवोल्ट. इसको हमने क्या बोला था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. दिस वाज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. उसके बाद कितना आया? -60 टू -55 मिलीवोल्ट. उसके बाद जीरो आया, जीरो से प्लस की तरफ चला गया. कहाँ तक पहुंचा? 0 मिलीवोल्ट. एंड जीरो से आगे चला गया, दैट इज +30 +45 मिलीवोल्ट. यहाँ तक पहुंचा. ये कैसे पहुंचा है यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ. -70 से -60 to -55 कैसे पहुंचा? स्टिमुलस दिया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितने का है? +10 मिलीवोल्ट, +15 मिलीवोल्ट. उसके बाद जीरो तक पहुंचा. जीरो तक क्यों पहुंचा है? सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा. जैसे इतनी वैल्यू आई, सारे एवीजीसी सोडियम के ओपन हो गए. रैपिड इन्फ्लक्स हुआ अंदर. अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज था उसको कट कर दिया, कैंसिल कर दिया ड्यू टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम. जैसे ही इतनी वैल्यू पहुंची, सारे सोडियम वीजीसी ओपन हो गए. सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स हो गया, सोडियम अंदर आ गया. जो भी नेगेटिव चार्ज है इसको कैंसिल कर दिया. सो नेगेटिव चार्ज cancelled out first due to rapid influx of sodium ion. Rapid influx of sodium. And finally, +30 to +45 millivoltage को एक और नाम है overshoot. This is called overshoot. So due to maximum sodium ions, concentration inside axon, positive 30, positive 45 मिलीवोल्ट तक क्यों पहुंचा? बिकॉज अंदर भर भर के सोडियम आयंस के कॉन्सेंट्रेशन थे. Due to maximum sodium ions concentration inside axon. ये डायग्राम है, आइडिया देगा तुम लोग को एग्जैक्टली क्या है. नाउ थर्ड स्टेज पर आते हैं, दैट इज रिपोलराइजेशन. अब वोल्टेज ज्यादा हो गया है. इस केस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, सोडियम VGCs विल क्लोज, पोटेशियम VGCs ओपन. पोटेशियम ज्यादा कहाँ है? इनसाइड और आउटसाइड? पोटेशियम ज्यादा कहाँ है? इनसाइड और आउटसाइड? ICF में. तो पोटेशियम अब कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इनसाइड टू आउटसाइड. तो अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा?
नेगेटिव ऑब्वियसली। याद रखना सोडियम आईसीएफ में एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा है एक्शन, पोटेशियम आईसीएफ में ज्यादा है, मतलब एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा है पोटेशियम और बाहर कम। और रीपोलराइजेशन के टाइम पर कौन ओपन होगा? ऐसी बात है, वोल्टेज ज्यादा है तो पोटेशियम बंद हो जाएगा गेट, और सोडियम के गेट बंद हो जाएंगे और पोटेशियम के गेट ओपन हो जाएंगे। सोडियम के गेट बंद हो जाएंगे, पोटेशियम के गेट ओपन हो जाएंगे। अगले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज रीपोलराइजेशन। Repolarization. At the end of depolarization, sodium VGC get closed and potassium VGCs open. पहले थियरी लिख देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, और ये बहुत कम टाइम में होगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। Within fraction of seconds, K plus diffuse आउटसाइड, बाहर क्यों जाएगा? बिकॉज इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। द मेम्ब्रेन एंड द पोटेंशियल ऑफ -70 मिलीवोल्ट इज रीच्ड। अगेन कौन सी स्टेट में आ गया? -70 मिलीवोल्ट। तो यहां से बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बिकम रीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन बिकम repolarized and is responsible for further stimulus and is responsible for further stimulus. So again, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? वोल्टेज बढ़ गया है तो सोडियम वीजीसी क्लोज, पोटेशियम वीजीसी ओपन हो रहे हैं। तो रीपोलराइजेशन के एंड में याद रखना, नर्व इम्पल्स कब जनरेट होता है? एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन। एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, सोडियम वीजीसी क्लोज होंगे और पोटेशियम वीजीसी ओपन होंगे। आई एम रिपीटिंग, एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इसका मतलब है सोडियम वीजीसी क्लोज होंगे, पोटेशियम वीजीसी ओपन होंगे। जैसे ही पोटेशियम वीजीसी ओपन होंगे, हम थर्ड स्टेज पर रीच करेंगे, दैट इज डीपोलराइजेशन। हम थर्ड स्टेज पर जैसे ही पोटेशियम वीजीसी ओपन होंगे, वी विल रीच द थर्ड स्टेज, दैट इज रीपोलराइजेशन। थोड़ा अब इसको बहुत माइन्यूटली समझना है। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? Is this part understood? Okay. So at the end of depolarization, फिर से repeat करो, at the end of depolarization now impulse generate होगा, सोडियम VGC क्लोज, पोटेशियम VGC ओपन। अब बहुत माइन्यूटली देखो, जैसे ही 0 मिलीवोल्ट आता है,
0 मिलीवोल्ट आते ही सोडियम VGC क्लोज होना स्टार्ट होंगे। 0 मिलीवोल्ट पर सोडियम VGC क्लोज होना स्टार्ट होंगे, बट सोडियम VGC को क्लोज होने में टाइम लगेगा। तब तक और ज्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स होगा मेम्ब्रेन अंदर से। पॉजिटिव चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पहुंचता है, +32 +45 मिलीवोल्ट। आई एम रिपीटिंग, 0 मिलीवोल्ट पर आते ही सोडियम VGC क्लोज होना स्टार्ट हो, पर सोडियम VGC को क्लोज होने में टाइम लगता है, और तब तक और ज्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, जिससे मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा +32 +45 मिलीवोल्ट। तो हम बोल सकते हैं सोडियम VGC बंद होना शुरू हुए, पर उनके लेट बंद होने से और ज्यादा सोडियम अंदर आ गया, और इसे नाम दिया जाता है ओवरशूट। इसी को हम क्या बोलेंगे, ओवरशूट। सोडियम VGC बंद होना शुरू हुए, पर उनके लेट बंद होने से और ज्यादा सोडियम अंदर आ गया। लेट बंद होने से सोडियम VGC लेट बंद हुए, जिसकी वजह से और ज्यादा सोडियम अंदर आ जाता है, और इसे नाम दिया जाता है ओवरशूट। आगे, अब पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, अंदर नेगेटिव था, अंदर पॉजिटिव हो चुका है, इसलिए -70 से लेकर +30 टू +45 मिलीवोल्ट, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज, इस पूरे एंटायर प्रोसेस को क्या बोलोगे, डीपोलराइजेशन। एंड डीपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ऑलरेडी बताया है। नाउ +30 टू +45 मिलीवोल्ट और नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, और फिर आगे इसको कंडक्ट किया जाता है। +30 टू +45 मिलीवोल्ट पर नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, और उसको आगे कंडक्ट किया जाता है। कंडक्शन की बात बाद में करेंगे। सोडियम VGC जैसे कि मैंने बताया 0 मिलीवोल्ट पर क्लोज होना स्टार्ट या शुरू होंगे, और +30 +40 मिलीवोल्ट पर आते आते कंप्लीटली क्लोज हो जाएंगे। 0 मिलीवोल्ट पर सोडियम VGC क्लोज होना स्टार्ट होंगे, +30 टू +45 मिलीवोल्ट तक आते आते सारे सोडियम के चैनल्स VGC क्लोज हो जाएंगे। लेट बंद हुआ, याद रखना, लेट बंद हुआ सोडियम VGC, इसीलिए ओवरशूट हुआ। +30 टू +45 मिलीवोल्ट, ये वैल्यू, ये वोल्टेज आने तक सारे सोडियम VGC बंद। ऋतिका, मेक मी होस्ट। ऋतिका।
ऋतिका आवाज आ रही है, मेक मी होस्ट। whoever is friend of ऋतिका, कॉल करो और एक्सेप्ट करो और प्लीज इन्फॉर्म हर टू ज्वाइन एंड मेक मी होस्ट। कोई फ्रेंड है ऋतिका का तो प्लीज उसको इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म हर। हाँ सर, इन्फॉर्म। ओके, ओके सो नाउ याद रखना 0 मिली वोल्ट पर सोडियम वीजीसी बंद होना स्टार्ट होंगे, पर उनको बंद होने में टाइम लगेगा। सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा और ज़्यादा, तो वोल्टेज पहुंच जाएगा +30 टू +45 मिली वोल्ट। इस वोल्टेज पर सारे पोटेशियम गेट्स बंद हो जाएंगे, सारे सॉरी सारे सोडियम वीजीसी पोटेशियम वीजीसी ओपन होंगे एंड रीपोलराइजेशन की स्टेप स्टार्ट होगी। सो सोडियम वीजीसी क्लोज है, पोटेशियम वीजीसी ओपन हो जाएंगे। याद करना है, जब पोटेशियम वीजीसी ओपन होंगे, पोटेशियम अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो सोडियम का रैपिडली बाहर की तरफ डिफ्यूजन होने लगेगा। सोडियम अंदर ज्यादा है और बाहर कम, तो सोडियम अब डिफ्यूज होगा बाहर की तरफ। कहाँ डिफ्यूज होने लगेगा? बाहर की तरफ। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है धीरे धीरे फिर से किस तरफ आते जाएगी? नेगेटिव की तरफ। मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे किस तरफ आती जाएगी? नेगेटिव की तरफ। तो जैसे ही हम +30 से -70 मिली वोल्ट तक पहुंचेंगे, इसको हम क्या नाम देंगे? +30 से जैसे ही -70 मिली वोल्ट तक पहुंचेंगे, व्हाट वी विल नेम इट? क्या बोलोगे? रीपोलराइजेशन बोलोगे? इतना क्यों सोच रहे हो? रीपोलराइजेशन बोलेंगे ना इसको। वापस क्या हो गया? पोल्स आ गए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेम्ब्रेन जैसे जैसे पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, मेम्ब्रेन अंदर से फिर से कौन सा चार्ज अटेन कर लेगी? मेम्ब्रेन अंदर से कौन से चार्ज पर आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज पर। तो जैसे ही अब हम +30 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट को अचीव कर लेंगे, मिलीवोल्ट्स को अचीव कर लेंगे, वी नो इट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। एंड याद करो, रीपोलराइजेशन के दौरान या टाइम पर हम डीपोलराइज मेम्ब्रेन को अंदर से पॉजिटिव, जो मेम्ब्रेन अंदर से डीपोलराइज मेम्ब्रेन जो अंदर से क्या थी? पॉजिटिव थी, उसे अब अपन क्या बनाएंगे? नेगेटिव। रीपोलराइजेशन के दौरान क्या होने वाला है? जो मेम्ब्रेन अंदर से क्या थी? पोलराइज, करेक्शन, जो मेम्ब्रेन अंदर से क्या थी? डीपोलराइज थी। यहाँ देखो, उसे अब हम क्या करेंगे?
अगेंस्ट फिर से पोलराइज करेंगे। मतलब अंदर से क्या थी, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन कैसी होती है, अंदर से पॉजिटिव चार्ज। अब अगर उसको रीपोलराइज करना है तो अंदर से क्या करना पड़ेगा, उसको नेगेटिव चार्ज। तो रीपोलराइजेशन के दौरान या टाइम पर हम डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन को अंदर से पॉजिटिव उसे अंदर से क्या बनाएंगे, नेगेटिव। अंदर से क्या थी, मेम्ब्रेन अंदर से क्या थी, पॉजिटिव थी एट द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन के टाइम उसको अंदर से नेगेटिव बनाना है। सो याद करना है अपने को, डीपोलराइजेशन के टाइम पर सोडियम पोटेशियम पंप क्या थे, ओपन या क्लोज। डीपोलराइजेशन के टाइम पर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन थे या क्लोज, क्लोज थे। क्या थे, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, दे वेयर क्लोज। अब ये भी ओपन हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। याद रखना, डीपोलराइजेशन के टाइम पर सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप बंद हो गए थे, रीपोलराइजेशन के टाइम पर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट रीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप एंड पोटेशियम वीजीसीस दोनों मिलकर काम करते हैं। एट द टाइम ऑफ रीपोलराइजेशन सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप एंड पोटेशियम वीजीसीस दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि मेम्ब्रेन को अंदर से फिर से नेगेटिवली चार्ज्ड बनाया जा सके, ताकि मेम्ब्रेन को अंदर से फिर से नेगेटिवली चार्ज्ड बनाया जा सके। और हम जानते हैं जैसे ही मेम्ब्रेन फिर से -70 मिली वोल्ट पर पहुंचेगी, यानी जैसे ही मेम्ब्रेन रीपोलाइज होगी, रेस्टिंग स्टेज में आ चुकी होगी, वो फिर से एक नए या न्यू स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही अगेन मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज हुई, पोटेंशियल या वोल्टेज -70 मिली वोल्ट पर आया, वी नो दिस इज द री रेस्टिंग स्टेज एंड नाउ दिस membrane is ready to achieve it is ready to get or receive new stimulus or new it is ready to receive new stimulus। इतना ही याद है। तो याद रखना है रीपोलराइजेशन में क्या होगा। रीपोलराइजेशन में दो काम याद रखने हैं। पहला, दो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स ओपन होंगे। लीक चैनल तो हमेशा ही ओपन रहता है। एक और ओपन होगा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, दूसरा पोटेशियम वीजीसी। सोडियम वीजीसी क्लोज। अपने को क्या करना है, मेम्ब्रेन को फिर से अंदर से नेगेटिवली चार्ज बनाना है। मतलब कितने वोल्ट तक फिर से लेकर आना है, -70 मिली वोल्ट तक। और एक चीज याद रखनी है, रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करने में जो टाइम होता है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। आई एम रिपीटिंग, रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब -70 मिली वोल्ट को रिस्टोर करने में जो टाइम लगता है उसे कहा जाएगा रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब जो +30 टू +45 मिली वोल्ट है, वहां से अपने को फिर से -70 मिली वोल्ट तक आना है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव पीरियड। जब तक ये पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, जो न्यूरॉन है वो दूसरे इम्पल्स को फिर से करेक्शन, जब तक ये पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, वो न्यूरॉन दूसरे इम्पल्स या फिर दूसरे स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाएगा। आई एम रिपीटिंग, जब तक ये रिफ्रैक्टिव पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल जो है -70 मिली वोल्ट वहां तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये न्यूरॉन दूसरे इम्पल्स को, दूसरे स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाएगा। विल नॉट रिसीव एनी स्टिमुलस और एनी काइंड ऑफ इम्पल्स। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। द टाइम taken for restoration of resting potential
The time taken for restoration of resting potential is called refractory period. रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचाना है, +30 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट। इसके लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसके खत्म होने के बाद याद रखना, जब तक ये पीरियड कंप्लीट नहीं होगा न्यूरॉन दूसरे स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड the membrane is incapable of receiving another impulse, or the neuron is not capable of receiving the any impulse. तो यहाँ पर अपन डायग्राम बनाते हैं इसका। अंदर नेगेटिव चार्ज, और बाहर पॉजिटिव चार्ज। कितना मिली वोल्ट है, -70 मिली वोल्ट। सेवेंटी मिली, इसी पे क्या होगा, रिपोलराइजेशन। इसी पर क्या होगा, रिपोलराइजेशन। फाइनली नाउ न्यूरॉन is prepared to receive another impulse or correction, another stimulus। कौन से वोल्ट पर नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, आंसर देना। कौन से वोल्टेज पर नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, यस गुड। +32 +45 मिली वोल्ट कितने पर जनरेट होगा, +32 +45 मिली वोल्ट इस पे जनरेट होगा। नो, इसको वापस बनाते हैं री रेस्टिंग स्टेज के नाम से। बताया तुम लोग को मैंने, राइट। जो इम्पल्स नर्व इम्पल्स जनरेट होगा वो कितने पर होगा, +32 +45 मिली वोल्ट पर।
leak channel, sodium potassium pump or ATPase pump, sodium VGCs and potassium VGCs। री-रेस्टिंग स्टेज मतलब वही रीपोलराइजेशन की बात है। रीपोलराइजेशन बताना मुझे। सोडियम VGCs क्या रहेंगे? क्लोज। सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहेगा कि क्लोज? सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहेगा कि क्लोज? याद रखना है, ओपन रहेगा। हमेशा याद रखना, जब भी मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाना है, जब भी मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाना है, सोडियम एटीपेस पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप ओपन रहेगा। जब भी एक्सोनल मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाना है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप ओपन रहेगा। तो ये ओपन है, पोटेशियम VGC भी ओपन है और लीक चैनल्स तो हमेशा ओपन रहते हैं। तो देखो क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, with value in मिलीवोल्ट कितना आ जाएगा? -70, -70 मिलीवोल्ट ड्यू टू रैपिड इफ्लक्स या आउटफ्लक्स या आउटफ्लो of potassium ions from exhaust। इनसाइड चार्ज कैसा है बोलो? एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज कैसा है? कैसा चार्ज है? नेगेटिव। गुड। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। So which ion is responsible for repolarization? Which ion is responsible for repolarization? And which VGC is responsible? Answer is potassium VGC. Which VGC is responsible for repolarization? Potassium VGC। इस पॉइंट को भी लिखते हैं हम लोग। Ion responsible for repolarization are potassium ions। are potassium ions। जो नोट्स दिया था, क्या उसको पढ़ा सबने? जो PDF दिया था मैंने, रीड करने की कोशिश की इस PDF को? एनीबॉडी?
न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम से जो था। जस्ट वन सेकेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द ग्राफ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीपोलराइजेशन, लीक चैनल्स ऑलवेज ओपन रहेंगे। रीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन को अंदर से फिर से नेगेटिव चार्ज बनाना है। तो डीपोलराइजेशन के दौरान बंद हुआ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप फिर से चालू होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, जबरदस्ती 3 सोडियम को बाहर से जबरदस्ती 3 सोडियम को बाहर के तरफ थ्रो किया जाएगा और 2 पोटेशियम को जबरदस्ती अंदर की तरफ लेकर आया जाएगा। रिपोलराइजेशन में याद रखना, सोडियम वीजीसी क्लोज होंगी लेकिन पोटेशियम वीजीसी ओपन होंगी। सोडियम वीजीसी ओपन होंगी तो सोडियम का रैपिड इफ्लक्स होगा अंदर की तरफ, सॉरी आउटफ्लो होगा। पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज के बाहर जाने की वजह से मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज और बाहर से पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। नाउ रिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, ऑलरेडी बताया है। नाउ ग्राफ को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्ट कहाँ से किया हमने? वी स्टार्टेड फ्रॉम -70 मिलीवोल्ट। सबसे पहले दो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं ग्राफ में, एक्स एक्सिस पर टाइम है और which is represented by milliseconds, and y axis पर potential है which is represented by millivolt। कुछ मार्किंग्स भी किया है, that is like -70 millivolts which is a resting state, -60 millivolt that is threshold value, and positive 30 millivolt। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्शन पोटेंशियल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? एक्शन पोटेंशियल को। -70 मिलीवोल्ट रिप्रेजेंट करता है रेस्टिंग स्टेज को। लेग चैनल्स काम करेंगी, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप काम करेगा, वीजीसी क्लोज होंगी, है ना। -70 पे क्या होने वाला है? यही होने वाला है, रेस्टिंग स्टेज है। रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा? लेग चैनल्स ओपन, सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेस पंप ओपन, ऑल दी वीजीसीज आर क्लोज्ड। मेम्ब्रेन स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है। जैसे ही स्टिमुलस देंगे, याद कीजिए कुछ सोडियम वीजीसीज ओपन होंगी, सोडियम का इनफ्लक्स होगा,
+10 to +15 मिलीवोल्ट, यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को अचीव किया जाएगा। देन स्टिमुलस कहाँ पहुंचेगा? -60। कहाँ पहुंचेगा? -60 पर। -60 पर हम पहुंचेंगे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंचेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में क्या होने वाला है? सोडियम का इनफ्लक्स होने वाला है। बहुत सारे सोडियम आयंस के गेट्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम का अंदर की तरफ इनफ्लक्स होगा और हम कहाँ तक पहुंचेंगे? ऐसे करते करते राइट, बहुत ज्यादा सोडियम का इनफ्लक्स होगा और हम कहाँ तक पहुंचेंगे? 0 तक। 0 मिलीवोल्ट पर क्या होगा? 0 मिलीवोल्ट पर क्या होगा? यस, वेरी गुड। सोडियम VGCs विल स्टार्ट क्लोजिंग। गुड। 0 मिलीवोल्ट याद रखना। सोडियम VGCs क्लोज होना स्टार्ट होंगे। क्लोज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक और ज्यादा सोडियम अंदर आ चुका होगा, तो वोल्टेज कहाँ तक पहुंच जाएगा? +30 टू +45 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा, जिसको ओवरशूट बोलते हैं। दिस वैल्यू इज ओवरशूट। अब अपन कहाँ से कहाँ पहुंचे? अब -70 से +30 तक पहुंचे। दिस प्रोसेस इज depolarization and it takes place due to the influx of sodium ions। और इसी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या जनरेट होगा? बोलो, इसी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या जनरेट होगा? यस, इसी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या जनरेट होने वाला है? नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट होगा? नर्व इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे। तो 0 पर क्लोज होना स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे कर कर 30 पर पहुंचते पहुंचते पूरे तरीके से सोडियम VGCs क्लोज हो जाएंगे। और इसी हाई वोल्टेज पर अब क्या ओपन होगा? पोटेशियम VGCs ओपन होंगे। सोडियम पोटेशियम इंटरफेस पंप को बाद में शुरू करेंगे, याद रखना। सोडियम पोटेशियम पंप भी स्टार्ट होगा एंड इन दोनों के हेल्प से फाइनली हम -70 मिलीवोल्ट पर वापस लौट आएंगे, वापस आ जाएंगे। और +30 से -70 मिलीवोल्ट आना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। +30 से -70 मिलीवोल्ट पर वापस आना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। बहुत दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन। -70 से +30 जाना, डीपोलराइजेशन। +30 से -70 की तरफ आना, रिपोलराइजेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या हुआ है? मेम्ब्रेन -70 पर आ गई है। इट हैज बिकम वंस अगेन रिस्पॉन्सिव फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। -70 पर फिर से आ गई है, सो वंस अगेन इट हैज बिकम रिस्पॉन्सिव फॉर स्टिमुलस, यानी कि इसने अपने रिफ्रैक्टिव पीरियड को कंप्लीट कर लिया। -70 पे आ गई ना, तो उसने रिफ्रैक्टिव पीरियड को कंप्लीट कर अचीव कर लिया है। अब अगर इसको फिर से स्टिमुलस यहाँ मिल गया, अगर यहाँ पर फिर से न्यूरॉन्स को रिफ्रैक्टिव पीरियड जैसे ही खत्म हुआ, फिर से अगर न्यूरॉन्स को स्टिमुलस दे दिया जाए, तो वो स्टिमुलस रिसीव कर लेगा। ग्राफ यहीं से फिर कहाँ जाएगा? ऊपर के। जैसे ही फिर से स्टिमुलस रिसीव किया, ये ग्राफ फिर से कहाँ जाएगा? ऊपर के। मतलब वापस क्या हो जाएगा? वापस क्या हो जाएगा? अगेन व्हाट विल हैपन? यस, वापस क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन।
वापस क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। क्या बताया मैंने, स्टिमुलस को रिसीव, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से वापस यहाँ आ गए, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब वापस से अगर स्टिमुलस मिल गया इस न्यूरॉन को, इसने अपना रिफ्रैक्टिव पीरियड कंप्लीट किया, -70 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। अब वापस से इसको स्टिमुलस मिला, तो यहाँ पे ये न्यूरॉन स्टिमुलस, अगर इस स्टिमुलस को, इस न्यूरॉन को स्टिमुलस दे दिया जाए तो वो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, और ग्राफ फिर से किस तरफ जाएगा, ऊपर की, ग्राफ फिर से किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। और अगर स्टिमुलस नहीं दिया तो क्या होगा, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर अपन हम मान के चल रहे हैं कि एक पॉइंट पर अगर स्टिमुलस नहीं मिला, ठीक है, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर स्टिमुलस नहीं मिलेगा। हम +30 से -70 पर आ चुके हैं, हम लो वोल्टेज पर आ चुके हैं। याद कीजिए, लो वोल्टेज पर पोटेशियम वीजीसी क्लोज, बंद होंगी, इनको बंद होने में टाइम लगेगा, और तब तक पोटेशियम बाहर चला जाएगा, तो मेम्ब्रेन अंदर से और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ग्राफ विल रीच टू -90 और -80 मिली वोल्ट। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हम मानकर चल रहे हैं कि एक पॉइंट पर अगर स्टिमुलस नहीं मिलेगा, एक कंडीशन हमने क्या देखा, यहाँ वापस आ गया, रिफ्रैक्टिव पीरियड कंप्लीट किया, फिर से अगर इसको स्टिमुलस मिला तो वापस ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोली मैंने, हम मानकर चल रहे हैं कि पॉइंट पर अगर स्टिमुलस नहीं मिलेगा, हम +30 से -70 पर आ चुके हैं, हम लो वोल्टेज पर हैं, -70 लो वोल्टेज। अब इस केस में क्या होगा, पोटेशियम वीजीसी बंद होना स्टार्ट होंगे, अगेन बंद होने में टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक और ज्यादा पोटेशियम बाहर चला जा चुका होगा, तो मेम्ब्रेन अंदर से और ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ग्राफ हमारा और नीचे आ जाएगा। एंड दैट विल बी एंड दैट विल बी hyperpolarization, and that will be hyperpolarization, -90 या -80 मिलीवोल्ट। और एक शॉर्ट में बोलूँ मैं, तो हद से ज्यादा पोलराइजेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। हद से ज्यादा पोलराइजेशन हो गया, दिस विल बी कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन। अब अगर हाइपरपोलराइजेशन वाले न्यूरॉन को पोलराइज करना है, मतलब -70 मिलीवोल्ट पर लाना है, तो क्या होगा, याद रखना, हाइपर पोलराइजेशन जो सोडियम पोटेशियम पंप है, वो मेम्ब्रेन को फिर से पोलराइजेशन स्टेट में लेकर जाता है। यहाँ हाइपर पोलराइजेशन से पोलराइजेशन में लेकर जाने का काम कौन करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप, एटीपेस। सो दिस वाज अबाउट दी ग्राफ, और ये ऑलरेडी तुम लोगों को बताया है, जस्ट एक बार देख लो ये टेबल, सी दिस टेबल।
कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो एक बार। एनीथिंग विच इज नीड टू बी रिपीटेड। आज का जो पेंडिंग सेशन है उसको मैं एक्सटेंड करूंगा इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज ऑन सैटरडे और मे बी ऑन फ्राइडे, वॉट एवर डे इज, उस दिन मैं इसको एक्सटेंड करूंगा जो भी पार्ट आज अपना बचा हुआ है। तो कोई पार्ट जो रिपीट करना चाहते हो, सी दिस पार्ट। 3 स्टेज हमने देखे इन जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। थ्री स्टेजेस देखे हैं हमने इन जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स: पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। तीनों में किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज आई एम एंडिंग द सेशन। ओके, तो मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। आई एम एंडिंग द लेक्चर।